अब बात यह आ रही है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की क्या चेंज होती है। एक तो खुद प्रोडक्ट की ओवर टाइम चेंज होती है, हमने खुद ही देख लिया कि न्यू आई है वो प्रोडक्ट तो वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है कि अगर प्राइस ज़्यादा भी है ना उसके, और अगर वो हाईली एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट है तो लोग उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। ओवर टाइम वो क्योंकि पुरानी होती चली जाएगी, एक्साइटमेंट कम होती रहेगी उसके बारे में, तो वो लोग जो है उसके हवाले से प्राइस इलास्टिक हो जाएंगे कि यार अभी भी इतनी महंगी हमें नहीं लेनी, या दूसरी दफ़ा मैं तभी देखूंगा ये जब ये सस्ती हो जाए। नाउ दे आर बिकम प्राइस इलास्टिक। सही, ओवर टाइम हमने देखा कि चीज़ें अपनी, तो सेम चीज़ अपनी इलास्टिसिटी चेंज करती है, ठीक है। कुछ किस तरह से, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लग्जरी के तौर पे शुरू हुई थी तो प्राइस इलास्टिक थी, बाद में वो नेसेसिटी बन गई तो बाद में इन इलास्टिक हो गई। कुछ ऐसी भी होती है कि जब लॉन्च हुई थी पीपल वर अ बिट नॉन सीरियस अबाउट इट बट इवेंचुअली इट बिकेम द नीड। जैसे कि स्मार्टफोन्स वर वंस अ लग्जरी, hence they were price elastic. However, now they have transformed into essential tools, resulting in more inelastic demand. अब इसके ऊपर कोई अगर ये बात करता है ना, गौर से सुनना, यहाँ पर बोला ही जा रहा है स्मार्टफोन्स एक टाइम पे लग्जरी थे तो सस्ते होने पे लोग और ख़रीद लें, लेकिन बजट में नहीं आ रहा हो तो ना ख़रीदें, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे आगे स्मार्टफोन्स जो है वो नीड बन गए, तो वो रिलेटिवली पिछले दौरों से रिलेटिवली प्राइस इनइलास्टिक बन गए। क्यों? महंगे भी होंगे ना तब भी खरीदेंगे लोग। अब बंदा कहेगा नहीं, मिसाल के तौर पे अब सैमसंग का कोई फ़ोन है, ठीक है, सैमसंग का मिसाल के तौर पे S20 है, ठीक है, वो प्राइस इलास्टिक है, प्राइस गिरेंगे नहीं तब तक अब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी नहीं, या प्राइस गिरेगी तभी जाके क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, कि अब नहीं बढ़ी उसकी क्वांटिटी डिमांड रुक गई। तुम कहोगे ये तो प्राइस इन इलास्टिक है, सॉरी ये प्राइस इलास्टिक है। आप कह रहे हो कि प्राइस इलास्टिक इसलिए कि अब इसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है, डिमांड जो थी वो भी गिर रही है क्योंकि इतना महंगा है। जब तक अब प्राइस नहीं गिरेंगे तब तक इसकी क्वांटिटी डिमांड नहीं बढ़ेगी। आप बोल रहे हो कि ये प्राइस इलास्टिक है, और ऐसी प्राइस इलास्टिक है कि अगर इसकी 10% से आपके तहत 10% से प्राइस के अंदर जो है ना फॉल आया, तब जाके इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है तब तो बढ़ जाएगी 20%। लेकिन अगर इसके प्राइस राइज हो गए 5% से तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड यहां अप होनी चाहिए थी, सॉरी इस बात को पूरी मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत मिस्टेक्स की मैंने इतने से में। लेट्स सपोज सैमसंग का एक मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ठीक है, वो कोई भी स्मार्टफोन ले लो $500 का, लेट्स सपोज। अब वो टाइम हो गया उस स्मार्टफोन को, आप कह रहे हो कि अब ऐसा सिनेरियो कि अगर इसके प्राइस 500 से 450 पे चले गए, मतलब प्राइस में कितने % का फॉल है? 10% का, ठीक है ना, प्राइस में 10% का फॉल आ रहा है। प्राइस में 10% का फॉल आने की वजह से आप कह रहे हो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड हाँ अब बढ़ सकती है 20%, कि पहले अगर इसके जो है ना 100 यूनिट्स बिकते थे तो अब 120 यूनिट्स बिकेंगे, ठीक है, कि पहले अगर इस प्राइस पे 100 यूनिट्स बिक रहे थे तो अब 120 यूनिट्स बिकेंगे, ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन अगर ये सैमसंग बढ़ा दे अपनी प्राइस 500 से 550 कर दे, 10% से ऊपर कर दे प्राइस, तो क्या होगा? तो 100 यूनिट्स की जगह अब कितने, अब आप कहोगे 20% से गिरेगी क्वांटिटी डिमांडेड। जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े 20% से रही है प्राइस कम करने पे, तो प्राइस बढ़ाने पे 20% से गिरेगी भी। $500 की चीज़ जब थी तब 100 यूनिट्स बिक रहे थे, 550 की हो गई तब सिर्फ 80 यूनिट्स बिक रहे हैं। तो आप कह रहे हो ये तो इलास्टिक है, मोर देन यूनिटी। ऐसा भी नहीं कि 10% के बदले 10%, 10% प्राइस बढ़ाते हैं तो 20% क्वांटिटी डिमांड गिर जाती है, ये तो उज़र भाई इलास्टिक है। और यूजुअली हम देखते हैं स्मार्टफोन्स में इस तरह का सिनेरियो कि प्राइसेस कितनी जल्दी वेरी हो रहे होते हैं, कितनी तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं। तो स्मार्टफोन्स की प्राइसेस वैसे तो देखा जाए इलास्टिक है, जबकि यहाँ पर बोल रहा है स्मार्टफोन्स वर वंस अ लग्जरी, हेंस दे वर प्राइस इलास्टिक, हाउएवर नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एसेंशियल टूल्स रिजल्टिंग इन मोर इन इलास्टिक डिमांड, कि इनकी डिमांड और इन इलास्टिक हो गए। ये कह रहा है कि पहले इलास्टिक थे फिर इन इलास्टिक हुए। जबकि हम देखते हैं आईफोन नया लॉन्च हुआ तो लोग उसको लेकर इन इलास्टिक होते कि प्राइस जो भी हो भाई खरीदना है, और ओवर द टाइम जब पुरानी हो जाती है वो चीज़ थोड़ी, उसका एक्साइटमेंट कम हो जाती है, तो फिर मजीद खरीदने के लिए वो प्राइस इलास्टिक होते हैं कि और अगर खरीदें तो प्राइसेस गिरेंगे तो हम खरीदेंगे।
जिन लोगों ने नहीं खरीदा था वो प्राइस इलास्टिक के, प्राइस गिरेंगे तो हम खरीदेंगे, वो वेट कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, तो बाद में इलास्टिक हुए। तो पॉइंट ये है कि पहले स्मार्टफोन्स इन इलास्टिक होते हैं, फिर बाद में इलास्टिक होते हैं। आप ये बहस भी कर सकते हो, कोई ये बहस भी कर सकता है कि स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं और दो डायमेंशंस में दो अलग बहस है। एक बंदा ये बहस कर रहा है कि स्मार्टफोन जब आए थे वो लग्जरी थे, लेकिन अब वो नीड बन गया, अब उसकी वो प्राइस इन इलास्टिक है, जस्टिफाई करते हैं। ये वाला बात कर रहा है स्मार्टफोन्स इन जनरल, ये बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। जनरली स्मार्टफोन जितने महंगे हो जाए लोग खरीदेंगे, बिकॉज इट्स अ नीड, हर किसी को चाहिए। अब कम्युनिकेशन उससे हो रही होती है, बहुत सारी अपडेट्स उससे हो रही होती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन उससे हो रही होती है, आपके बहुत सारा मीडिया उससे कंट्रोल हो रहा था, आपकी बहुत सारी एजुकेशन उससे हो रही होती है, डिलीवरी ऑनलाइन, ये सब कुछ उससे हो रहा होता है। इट्स बिकम अ नीड नाउ। तो जनरली पहले इतनी बड़ी नीड नहीं था स्मार्टफोन जितनी बड़ी अब हो गया है। तो जनरली स्मार्टफोन्स महंगे हो भी जाए तब भी लोग खरीदेंगे। क्लियर हुई? अब आ जाते हैं स्पेसिफिक में। एक स्पेसिफिक आईफोन की प्रोडक्ट जो अपनी लाइफ साइकिल के अर्ली स्टेजेस पे थी, तो अर्ली स्टेजेस पे होने की वजह से नई प्रोडक्ट थी वो। आईफोन ने अगर आईफोन 14 लॉन्च किया तो वो न्यू होने की वजह से उसका क्या हो गया, उसकी जो प्राइस जो भी है उसके ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर लंबी लाइनें लगेंगी, उसको खरीदने की डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड होगी। इवेंचुअली जब सबके पास अच्छे खासे आ जाएंगे जो उनके फर्स्ट यूजर्स हैं, उसके बाद वाले यूजर्स क्या हो, वो तो प्राइस इलास्टिक है, वो पोस्टपोन कर रहे हैं डिसीजन के प्राइस गिरेंगे तो हम खरीदेंगे। तो शुरू वो हुए थे इनइलास्टिक से, ओवर द टाइम इलास्टिक हुए हो। सो पॉइंट है कि एक ही चीज़ को लेकर दो किस्म की बहस हो सकती है, लेकिन वो अलग अलग स्टेजेस की बहस है। एक जनरल प्रोडक्ट है, एक उसी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर सैमसंग एक प्रोड्यूसर है, वो एप्पल एक अलग प्रोड्यूसर है, या Xiaomi अलग प्रोड्यूसर वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनके दरमियान उनकी प्रोडक्ट्स आपस में कंपेटिटिव होती है, तो वहां पर पहुंच के यूजर के पास ऑल्टरनेटिव ज्यादा है। लेकिन उसको जनरलाइज कर दो, स्पेसिफाई नहीं करो, जनरलाइज कर दो। जनरलाइज कर मतलब जनरली स्मार्टफोन्स, तो स्मार्टफोन्स का ऑल्टरनेटिव क्या है, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट। तो स्मार्टफोन यूजर ना तो लैपटॉप को कंसीडर करता है कि वो जेब में आ सकता है, ना टैबलेट को कंसीडर करता है जेब में आ सकता है, राइट। तो स्मार्टफोन का यूजर स्मार्टफोन ही को सब्स्टिट्यूट, मतलब वो स्मार्टफोन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इन शॉर्ट स्मार्टफोन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो स्मार्टफोन तो खरीदना है, ठीक है। लेकिन वही बात मैंने पीछे भी की थी टी और कॉफी के केस में, कि जितनी जनरल प्रोडक्ट है टी, तो उसको जो है ना चाय और टी को टी जितनी जनरल प्रोडक्ट है उसको कॉफी से आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे अगर आपका ट्रेडिशन जो है वो टी का है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप स्मार्टफोन की आज बात करें तो जनरली स्मार्टफोन सारे महंगे होंगे अगर, तो लोग खरीदेंगे जो जिस फोन का को प्रेफर करता है वो फोन खरीदेगा। लेकिन हर फोन अपनी सतह पर रहता है महंगा हो गया, लोग खरीदेंगे फिर भी, ठीक है। कब ऐसा होता है कि तमाम फोन्स महंगे हो जाए, जब मुल्क का आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए, मुल्क की करेंसी डिवैल्यू हो जाती है और आपके मुल्क में फोन जो है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा हो, तो तमाम फोन्स अगर इंपोर्ट ही हो रहे हैं तो सारे जनरली महंगे होंगे, तो कोई ना कोई तो खरीदेंगे ना। हाँ, कोई ना कोई तो खरीदेंगे, लेकिन विद इन ब्रांड हो सकता है स्विच कर लें कि पहले आईफोन खरीदे थे, अब वो महंगा होने की वजह से और महंगा पड़ रहा है, तो उसकी वजह से सैमसंग खरीद लेते हैं, जो महंगा होने की वजह से भी जो पहले आईफोन का जितने का पड़ता था वो सैमसंग में उतने का पड़ रहा है, ठीक है। Moreover, price elasticity can vary across countries and cultures. किसी कल्चर में कोई चीज़ ज़्यादा एसेंशियल मानी जा सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कि कोई अगर कोई मिसाल दी हुई हो, यहाँ पर अगर नहीं दी हुई तो मैं देता हूँ कि राइस की दी हुई है। बांग्लादेश में राइस का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो राइस महंगे हो जाने के बाद भी वो कंज्यूम करेंगे। किसी मुल्क में अगर कॉफ़ी का कल्चर बहुत ज़्यादा है और किसी मुल्क में नहीं है, तो जहाँ कॉफ़ी का ट्रेडिशन ज़्यादा था, जनरली कॉफ़ी महंगी हो गई तब भी कंज्यूम करेंगे। दूसरा मुल्क कॉफ़ी बहुत महंगी पड़ी, नहीं लेनी, चाय ले लो, क्योंकि वो चाय का ही ट्रेडिशनल है, क्लियर है। तो कॉफ़ी को लेकर प्राइस इलास्टिक है, लेकिन चाय को लेकर ये मुल्क प्राइस इन इलास्टिक है। जबकि कोई दूसरा मुल्क कॉफ़ी को लेकर प्राइस इन इलास्टिक हो सकता है, जबकि चाय को लेकर प्राइस इलास्टिक है कि अगर सस्ती होगी तो हम लेंगे, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट मैचेस की टिकट्स की बात करें तो पाकिस्तान में क्रिकेट मैच की टिकट जो है इन इलास्टिक होगी, ऐसा नहीं कंप्लीटली इन इलास्टिक होगी। कंपैरिजन में सुनना, जापान की बनिस्बत पाकिस्तान में क्रिकेट की टिकट इन इलास्टिक होगी कि महंगी होने के बाद भी लोग देखेंगे। जापान में क्रिकेट का इतना कल्चर पॉपुलर नहीं होगा, नहीं है, जब भी तो टीम ही नहीं है, ठीक है। तो जापान के अंदर आपके क्रिकेट के एज अ स्पोर्ट अगर ले तो वो प्राइस इलास्टिक होकर बहुत सस्ता है और बहुत प्रमोशंस हो रहे हैं तो लोग जाके देख भी लेंगे। तो एक ऐसी कंट्री जहां पर कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करो, आपको लगता है लोग वहां प्राइस इलास्टिक होंगे इस प्रोडक्ट को लेकर,
और शुरू में तो इलास्टिक ही होंगे क्योंकि मजबूरी नहीं है ना उनकी, आप तो अभी आए हो। तो उसको ब्रांड बिल्ड करना, उस हद तक लेके जाना कि आपकी प्रोडक्ट आप कुछ भी करके लोग ले, तो वहां तक पहुंचाने के लिए पहले बहुत लंबा सफर, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स, बहुत सारे प्रमोशंस, बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग दे रहे होते हैं ताकि लोग आके वो फर्स्ट टेस्ट तो करें हमारी प्रोडक्ट। तो फर्स्ट फेज ऐसी प्रोडक्ट का जो लोगों की मजबूरी ना हो वो इलास्टिक होता है कि जब कम का होगा या जिसमें बेनिफिट ज्यादा लोगों को मिल रहे होंगे, प्रमोशंस मिलेंगे, तभी लेंगे। और जैसे जैसे प्रोडक्ट मजबूरी बनने लगती है कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है या ये हमें इसी ब्रांड की चाहिए, वैसे वैसे वो प्राइस इन इलास्टिक होती रहती है, महंगी भी होगी तो लेंगे, ये जनरल असूल है। ठीक है, एक अच्छा अब ग्राफिकली देखें जरा, तो एक ही कर्व पे रहते हुए, ये आपका डिमांड कर्व है, एक ही कर्व पे रहते हुए आपको अलग अलग स्टेजेस मिलेंगे। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे देखो, जीरो क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है ना, राइट पेन, जीरो क्वांटिटी डिमांडेड है इस स्टेज पे, लेकिन इस स्टेज से इस स्टेज पे आया जब, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, 10 यूनिट्स हो गए। 100 के प्राइस पे जीरो क्वांटिटी डिमांडेड थी, लेकिन 80 के प्राइस पे 10, तो 0 से 10 पे आना क्या हुआ, परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि 0 से 10 पे आने का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 10, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 10 है, जबकि बेस क्या है, 0 से चले थे, तो 10 डिवाइड बाय 0 इट इज सॉर्ट ऑफ एन इनफाइनाइट चेंज, तो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक जो है ना, ये वाला पॉइंट है। वैसे परफेक्टली इलास्टिक का अगर ग्राफ देखो तो आप कहोगे सीधा होता है, लेकिन आप समझो वो सीधा बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, इसको जूम इन करोगे 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 तो कहीं से शायद थोड़ा सीधा होगा, ये कह लो बस। सो दिस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आना मैथमेटिक कैलकुलेशंस की वजह से 10 डिवाइड बाय 0 बनता है, और वो एक इन्फिनिटी है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कह सकते हो आप उसको। जैसे जैसे आगे आते जाते हो इलास्टिक होते चले जाते हो, मतलब एक स्टेप आगे गए इलास्टिक हुए। कि मैं आप लोग को समझाता हूँ, टेक अ ब्रेक राइट नाउ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो कहलाएगा वो 10 डिवाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच विल बी सम, मतलब एरर टाइप नंबर है, ठीक है ना, विच इज इनफाइनाइट चेंज। उसके बाद हम 10 से 20 का एक फ़र्क निकाल सकते हैं। ये कोई फ़र्क है, जैसे 10 से 20 पे जा रहे हैं तो फ़र्क कितने का है, 10 का, और 10 से 20 पे आए तो बेस क्या है, 10 है, 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ 100%, ठीक है ना। क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इस केस में आ गया। अभी सिर्फ एक साइड निकाल लो, प्राइस का नहीं निकाला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 100%, ठीक है। तो ये वाले जो फ़र्क हैं, आप आगे जैसे जैसे जाते जा रहे हो ना, तो आप देखो नंबर छोटा होता चला जाएगा। 20 से 30 पे पहुँचे तो फ़र्क कितना है, 10 का, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, 20, तो अब कितना हो गया, 50%, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 50% हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, इस बात को हम समझें कि जैसे जैसे ग्राफ के अंदर हम फर्दर जाते जाते हैं, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो चेंज है उसको चेंज ए कहते हैं, अगर उसकी बनिस्बत इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो चेंज है इसको बी कहते हैं, इसको सी कह देते हैं। परसेंटेज चेंज की बात करूँ तो इस पॉइंट पे 0 था और ये था मिसाल के तौर पे 100, तो 0 से 100 पे चेंज कितना है, 100 का है, ठीक है ना। हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते, क्यों निकालते, ताकि हम उसको डिवाइड कर पाए परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो हमारे पास क्या निकल आता है, फॉर्मूला किस चीज़ का है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो ऊपर वाली वर्किंग कर रहे हैं अभी हम तो पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देखा कितना है, 0 से 100 पे गया, 100 चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। तो पहले 100 को डिवाइड करना पड़ेगा बेस से, जहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इसको, तो कोई इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा, समझो। तो पहला स्टेज तो इनफाइनाइट चेंज है, इसी वजह से उसने पहले स्टेज को परफेक्टली इलास्टिक कहा कि 0 से कहीं पर गए, ठीक है ना। अब ये इनफाइनाइट जो चेंज ऊपर आ गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर निकालना है तो ऊपर वाले का जवाब जो कि ये वाली कैलकुलेशन थी,
तो वो ये आया, ठीक है। तो उसको डिवाइड करो अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो पहले प्राइस मिसाल के तौर पे अगर रखी हुई थी 10, 20, 30, 40, 50 और ये कर लो 55, ठीक है ना। पहले लेट्स सपोज 55 प्राइस थी और यहाँ पर कब पहुँचे रहो, लेट्स सपोज यहाँ पर पहुँचो आपका कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पहुँच रहे हो तकरीबन हेयर समवेयर। तो ये 40 है, ये 50 है, 50 40 के थोड़ा सा आगे 42। तो जब 42 प्राइस है तो कंट्री डिमांडेड 100 है। जब प्राइस 55 है तो कंट्री डिमांडेड है 0। तो 8 का चेंज इन प्राइस हुआ है यहाँ पर, 8 नहीं सॉरी 8 5 13 $13 का चेंज इन प्राइस है, राइट। तो $13 का चेंज इन प्राइस हुआ है, प्राइस ड्रॉप हुई है तो जाके क्वांटिटी डिमांड बढ़ी है। $13 के चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय 55, 13 डिवाइड बाय 55 जब हम करेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा। मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेता हूँ डायरेक्टली। 13 डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये क्या है परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है 23.63। अब वो 23.63 हो या वो 200.63 जो भी ऊपर something infinite, so answer is gonna be an infinite change which is a perfect elastic, ठीक है। लेकिन जब फर्दर डाउन द लाइन जाते हैं हम 100 से 200 पे जाते हैं, 200 से 300 पे जाते हैं, तो ये चीज जो है ना ये गिरती जाती है। 100 से 200 पे जाना इट्स अ 100% चेंज। 100 की चीज 100 से बढ़ जाए 100% इंक्रीज है, ठीक है। 200 की चीज फिर मजीद 100 से बढ़ जाए तो 200 का हाफ होता है 100। 200 की चीज 300 पे पहुंचाने के लिए 100 और ऐड हो रहा है तो जाके 300 बन रहा है। तो 200 के अंदर उसी का हाफ ऐड हो रहा है। फिर 300 की चीज 100 से और बढ़ के 400 पे पहुंचे तो 300 का 1/3 ऐड हो रहा है। तो पहले तो इनफाइनाइट ऐड हो रहा है, फिर 100% ऐड हो रहा है, फिर हाफ ऐड हो रहा है, फिर 1/3 ऐड हो रहा है, सही। फिर 400 की चीज 500 पे पहुंचे तो 400 में 100 ऐड करो तो 400 का 1/4 होता है 100, सही। तो तुम चेक कर रहे हो कि चेंजेस किस तरह से, पहला चेंज इनफाइनाइट है, दूसरा चेंज क्या है 100%, तीसरा चेंज क्या है 50%, चौथा चेंज है 33.3%, पांचवा चेंज 400 से 500 पे जा रहे हैं तो 25% का चेंज है, ठीक है। फिर 20% का चेंज होगा 600 पे जा रहे हैं, अगर 500 से 600 पे तो 500 का 1/5 होता है, तो ये 20% का, समझ रहे हो। तो आप ये चेक करो, ये द मोर यू आर गोइंग फॉरवर्ड द मोर इन इलास्टिक यू आर बिकमिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड। अब यहां पर ये चीज को समझो, परफेक्टली इलास्टिक से इलास्टिक हुई, इलास्टिक इज यूजुअली ग्रेटर देन 1। फिर यूनिट इलास्टिक का यहाँ का यूनिट इलास्टिक फॉल करेगी कि जितने परसेंट का प्राइस गिर रहा है उतने परसेंट से ही क्वांटिटी डिमांड बढ़ना। फिर एक पॉइंट आएगा फर्दर प्राइस गिरेगी तो आप इन इलास्टिक होते चले जाओगे, क्योंकि आपका 20, आप मिसाल यहां पर देखो, आपका 20 से 30 के दरमियान जो फर्क हो रहा होगा उसके बाद 30 और 40 के दरमियान जो फर्क होगा वो इन इलास्टिक होगा। 30 और 40 का जो फर्क है उसकी वजह से 40 और 50 का फर्क और इन इलास्टिक होगा। कैसे? 30 और 40 का फर्क क्या है, कितने का फर्क है, ये 10 का, डिवाइडेड बाय बेस क्या है 30, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज एक तरफ ये है, ठीक है, और दूसरी तरफ 40 से 50 जा रहे हो तो क्या फर्क है 10 का डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। अब तुम चेक करो कि चेंज इन डिमांड मल्टीप्लाई 100 कर दो, इसको मल्टीप्लाई 100 कर दो तो यहां पर कितना आ रहा है 25%, यहां पर कितना आ रहा है 33%। अब मैं अगर 33% ऊपर रखता हूं और 25% ऊपर रखता हूं, जबकि नीचे प्राइस चेंजेस वही हैं, मतलब जबकि नीचे प्राइस चेंजेस को एक सिंपल लगता है, लेट्स सपोज 10% से प्राइस चेंज हो रहा है, लेट्स सपोज अभी तो ये, तो which one is gonna be more elastic? This will be more elastic, क्योंकि आपका 3.3 आंसर आएगा जबकि यहाँ 2.5 आंसर आएगा, ठीक है। The further forward you go, the more inelastic you become। क्लियर हो रही है बात? तो ग्राफिकली भी आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो चेंज हो रही होती है ओवर द इंक्रीज इन क्वांटिटी। जितनी ज्यादा अलॉन्ग क्वांटिटीज आपकी टुवर्ड्स मतलब फर्दर एक्सपेंड हो रही है उतनी ज्यादा यू आर गेटिंग इलास्टिक, बिकॉज द मोर यू आर कमिंग क्लोजर टू जीरो क्वांटिटी, द मोर यू आर कमिंग क्लोजर टू अ पॉइंट के जिसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ नहीं सकती, ठीक है। हालांकि ये वाला कर्व में इस तरह से देख रहे हैं, कर्व अगर चेंज हो गया ना, कर्व को थोड़ा सा बदल दिया, कर्व को यूं बना दिया तो आपके कभी भी एक्स एक्सिस से टच ही नहीं होगा वो, ठीक है ना। और अगर एक्स एक्सिस से टच नहीं होगा तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो परफेक्टली इलास्टिक है,
परफेक्टली इलास्टिक है, फ्लैट कर्व हो गया। तो एक चीज को एक जगह पढ़ रहे हो, दूसरी जगह थोड़ा सा चेंज करो, बिल्कुल ऑपोजिट आपका जो है ना आंसर आएगा। इट हैपेंस, बट राइट नाउ फॉरगेट दिस वन, जस्ट लुक एट दिस वन कि एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल प्राइस स्टेजेस पे मल्टीपल क्वांटिटीज को लेते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्विच हो रही है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज हो रही है। कहाँ परफेक्ट इलास्टिक थी, फिर ग्रेटर देन 1 वाली इलास्टिक हुई, फिर 1 के करीब वाली इलास्टिक यहीं कहीं बीच में होगी, फिर उसके बाद जो है ना इन इलास्टिक की तरफ चली गई कि 10% फॉर एग्जाम्पल 50% चेंज इन प्राइस से सिर्फ और सिर्फ 25% चेंज, सॉरी 33%, 50% चेंज इन प्राइस हो रहा है, यहाँ पर 40 से 20 पे जा रहा है, जबकि 30 से 40 पे क्वांटिटी डिमांड जा रही है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 33% है। फिर 100% चेंज इन प्राइस है, 20 से 0 पे जा रही है, और क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ कितना इंक्रीज है, 25%। सही है, तो 100% प्राइस चेंज से सिर्फ 25% का इंपैक्ट, दिस इज वेरी इनइलास्टिक। सही है, और उसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक का केस शुरू हो जाता है कि फिर वॉट एवर द चेंज इन प्राइस, माइनस पे तो जा नहीं सकती प्राइस, ऊपर से तो देंगे नहीं, और चलो प्राइस माइनस में चली भी जाए तो कंजम्पशन नेगेटिव कैसे हो सकती है। किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं कि 50 यूनिट्स खरीदे गए, कंज्यूम किए गए, 50 के बाद नेगेटिविटी में जा रही है। सही ना, नेगेटिव प्राइस के ऊपर, अच्छा सॉरी प्राइस नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव प्राइस के ऊपर 60 की कंजम्पशन, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर आके कह रहा है कि बस ये रुक जाता है केस, बट इसको तुम जो है ना हर ग्राफ को तुम जब गौर करोगे किसी पिछले ग्राफ के साथ नंबर्स को रख के, तो थोड़े कंफ्यूजन का स्टेट आ सकता है। मैं खाली यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी तुम बस जनरल रखो कि यहाँ पर अगर इस तरह से आपको नजर आ रहा है कर्व, तो ऊपर वाला पॉइंट बहुत परफेक्ट इलास्टिक के करीब है, लास्ट पॉइंट परफेक्टली इनइलास्टिक के करीब है, बीच में इलास्टिसिटी इनइलास्टिसिटी में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगी। द मोर फॉरवर्ड वी आर गोइंग, द मोर बैकवर्ड्स भी जाए तो इनइलास्टिक से इलास्टिक की तरफ जा रही है, और बीच में इन सबके कई यूनिट इलास्टिक है, क्योंकि कहीं पर तो ऐसा होगा ना कि 1:1 का चेंज होगा, पहले 1:3 का चेंज है, फिर होते होते 3:1 का चेंज हो गया। पहले 1 रुपए से प्राइस चेंज करो तो क्वांटिटी डिमांड 3 से चेंज हो जाती है, 1 रुपए से प्राइस बढ़ाओ तो 1 टाइम प्राइस बढ़ाओ तो 3 टाइम्स क्वांटिटी डिमांड गिरती है। एक पॉइंट ऐसा है कि 3 टाइम्स प्राइस बढ़ाई लेकिन क्वांटिटी डिमांड से 1 टाइम गिरी, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी आएगा कि 1 टाइम प्राइस बढ़ाई तो 1 टाइम क्वांटिटी डिमांड गिरी। ठीक है, वो ये यूनिट इलास्टिक का केस होगा। ठीक है, अब इस नॉलेज को लेते हुए आगे बढ़ते हैं जरा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तो सिंगल कर्व में रहते हुए चेंज होती है, शिफ्ट के अंदर क्या होता है, यही बात शिफ्ट में रखते हैं जरा। अगर आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व है, ठीक है ना, आपकी डिमांड राइज हो गई कि कोई और कंपटीटर खत्म हो गए तो आपकी तरफ एज अ सब्स्टिट्यूट सब शिफ्ट होगा, आपने तो वही प्राइसेस रखी थी, आपकी प्राइस मिसाल के तौर पे 60 थी, उस पर क्वांटिटी डिमांडेड 140 थी। ठीक है, उसी 60 की प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, अब ब्लू से बता रहा हूं, आप कितनी हो गई, ब्लू दिख नहीं रहा, और येलो नॉट विजिबल, यहां पर पहुंच गई। ठीक है, तो अब तुम केस ए देखना, केस ए ब्लू वाला है, ठीक है ना, पहला कर्व है। केस ए ये था प्राइसेस क्वांटिटी डिमांडेड, केस ए के अंदर प्राइस जब 60 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 140 थी, प्राइस ब्लू कर्व में जब 40 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड 180 हो गई, प्राइस गिरी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई 180 हो गई। क्लियर है, तो इसमें मुझे प्री ईडी निकालना है केस ए के अंदर। चेंज इन प्राइस कितना है 20 डिवाइड बाय 60, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है ना, परसेंटेज चेंजेस प्राइस 33.3% माइनस, क्योंकि माइनस में हुआ है मतलब प्राइस गिरी है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है, कितने से 40 डिवाइड बाय 140 कितना होता है, %35। ठीक है ना, 35% से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज आ गया, कि अब चली गई, ये डाउन चली गई, तो 35 डिवाइड बाय 33.5, इट्स समवेयर नेगेटिव 1.0, या आपकी आ रही है पीईडी, लेकिन पीईडी को एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर निकालूं अगर मैं, इट विल बी 1.04, राइट। ये केस ए है। केस बी देखो, वही 2 पॉइंट्स कर्व को शिफ्ट करके देखते हैं
60 से 40 पे ही आ रहे हैं, तो यहां से 40 पे यहां जा रही है आपके, 190 से 230 पे जा रही है, ये भी 40 का इंक्रीज है। प्राइस 60 से 40 पे आ रही है, 60 से 40 पे आ रही है, तो क्या है प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड अब के डिफरेंट है, 190 से 230 पे जा रही है। तो आपका फॉर्मूला पीईडी का, ये केस बी है ना, पीईडी फॉर बी कर देता हूं, क्या बनी, 60 से 40 पे आ रहे हैं, ठीक है, बेस आपकी वही -33.33% बनी, जबकि 190 से 230 पे जाना भी 40 का चेंज है, पर 40 इस दफा डिवाइड हो रहा है 190 से, पहले डिवाइड हो रहा था 140 से, अब कितने से हो रहा है 190 से, मल्टीप्लाई 100 करो क्या आता है 31.05। तो नीचे डिनोमिनेटर हमारा यहां देखो जरा क्या है 33.33 नेगेटिव, और दूसरा जो ब्लू कर्व के लिए डिनोमिनेटर 33.33 नेगेटिव है, और ग्रीन कर्व के लिए भी डिनोमिनेटर 33.33 नेगेटिव है, क्योंकि दोनों के केस में 60 से 40 पे हमने केस उठाया, ठीक है। न्यूमरेटर जो है ब्लू लाइन के कर्व, जो हमारा केस ए जिसको हमने बोला है, तो न्यूमरेटर के अंदर चेंज जो है वो 35% का है, क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज जो है वो 35% है, जबकि यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज जो कि हमारे न्यूमरेटर में होता है वो है 31.05%। तो न्यूमरेटर कम होने से हमारे पास पीईडी कम आएगा, सही ना, न्यूमरेटर यहां पर कम हो रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम आया, जितना कम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा उतना इनइलास्टिक होगा, सही है। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन बनाऊं जो कि मेरे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वो बताती है, यहां 0 है उसका, ठीक है, यहां उसका 0 है, प्राइस इलास्टिसिटी एब्सोल्यूट बोल रहा हूं, मतलब एब्सोल्यूट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, लेट्स सपोज यहां 1 है। पिछला वाला आया था हमारा केस ए के अंदर कितना 1.04, 1.04 कहीं यहां लाया करेगा, राइट, ये केस ए था हमारा। केस बी जो है वो कितना आ रहा है 1 से भी कम आ रहा है, क्योंकि 21.05 डिवाइड बाय 33.33 है, 0.63 नेगेटिव 0.63, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में 63 कहेंगे, तो 1 से समवेयर हियर आएगा केस बी के अंदर। अब हो क्या रहा है, वही चीज तो बस थोड़ी आगे आ गई, वो आगे आने की वजह से दो बड़े नंबर्स के अंदर कंपैरिजन हो रहा है। यहां पर 140 और 190 के दरमियान 40 का फर्क है, और यहां पर 190 और 230 के दरमियान 40 का फर्क है, दोनों की बेस डिफरेंट है, यहां 40 डिवाइड बाय 140 है, यहां 40 डिवाइड बाय 190 है। इस वजह से पहले वाले केस ए के अंदर हमारे पास जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आया वो 35% आया, जबकि केस बी के अंदर हमारे पास, ये केस ए था केस बी था, केस बी के अंदर हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आया, कितना 21% समवेयर, समझ आ रही है। तो जबकि डिनोमिनेटर नेगेटिव 33.33 रहा दोनों केसेस में, तो न्यूमरेटर आपका ओवर द राइट साइड ऑफ द एक्सेस कम होता चला जाता है। क्लियर हो गई। तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताए कि जितना हम आगे होंगे ना, लॉ ऑफ डिमांड जितना आगे जाता जाएगा उतना इनइलास्टिक होगा। अब इसको एक बेसिक फॉर्म में समझो, बिल्कुल बेसिक फॉर्म में, प्रैक्टिकल रीजनिंग। डिमांड बढ़ती है ना किसी चीज की, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है तो वो चीज उतनी प्राइस इनइलास्टिक होती है। एक चीज है जिसकी मांग बढ़ गई है, जब मांग बढ़ गई है ना उसकी, तो सप्लायर प्राइस बढ़ा भी थे तब भी लोग लेंगे। एक चीज है जिसकी डिमांड ऑलरेडी कम है, उसके प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग प्राइस इलास्टिक होंगे, हमें भी नहीं चाहिए। तो ओवर द जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे प्राइस इलास्टिक होता रहता है। अब चाहे वो एक ही कर्व के अंदर अलोंग द कर्व जा रहे, ठीक है, या कर्व शिफ्ट हो रहा है पूरा पूरा, सही। द ग्रेटर डिमांड इज द मोर इन इलास्टिक इट इज, द मोर इन इलास्टिक इट इज। क्लियर हो रही है बात। तो ये यहां पर समझाया एक आउटवर्ड शिफ्ट है। अब ये इनवर्ड शिफ्ट का आपको सवाल है, कर्व आपने बनाना है, बस ग्राफ ही बनाना है इनवर्ड शिफ्ट वाला, बाकी सब तो वही है। व्हाट हैपेंस टू पीईडी व्हेन देयर इज एन इनवर्ड शिफ्ट। इनवर्ड शिफ्ट का मतलब डिमांड कम होना। डिमांड कम होने का मतलब डिमांड जितनी कम होगी उतने ही आप प्राइस इलास्टिक हो। किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है, अगर किसी प्रोडक्ट की मांग कम है तो कंज्यूमर ऑलरेडी कम मौजूद है, सप्लायर बहुत है, डिमांड नहीं है, तो वहां पर जो कस्टमर है उसके पास तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, सही है। डिमांड जितनी कम है उतनी ऑप्शंस ओपन है कंज्यूमर के पास। सप्लाई मौजूद है, डिमांड कम है, उस केस में क्या होगा, उस केस में सप्लायर मजबूर होगा बेचने के लिए। डिमांड कम है ना, अगर सप्लायर मजबूर है बेचने के लिए,
जब सप्लायर मजबूर है बेचने के लिए तो कस्टमर खुश है क्योंकि वो प्राइस इलास्टिक है, महंगी दे रहा हूं मैं कहीं और जा रहा हूं, सही है। जब डिमांड बहुत है, किसी सप्लायर की चांदी हो जाती है जब डिमांड उसकी प्रोडक्ट की बहुत होती है, क्योंकि वो प्राइस बढ़ा रहा होता है, नहीं लेना जाओ, अगला बंदा मौजूद है बेचने के लिए, सही। तो डिमांड, वो जो डिमांड मौजूद है वो प्राइस इनइलास्टिक है, बढ़ा भी देगा ना, कोई बंदा हट जाएगा, नहीं खरीदेगा, कोई दूसरा आ जाएगा, डिमांड तो मौजूद है कि बिकेगा तो सही माल। क्लियर हो रही है? तो यहां पर इसको आप पढ़ोगे, यहां से शुरू करके ऑनवर्ड जहां तक की पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यहां पर क्या बात हुई।